देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर लो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है कि नहीं तुम लोग के पास और स्क्रीन शेयर है कि नहीं। है मैम। अच्छा अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर कोरिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। ठीक है, आज हम लोग रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग और एक मेथड सीखेंगे कोरिलेशन का, लास्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद ही रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने स्कैटर डायग्राम से देखा कि कैसे मेजर कर सकते हैं, और हम लोगों ने कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट देखा, और हम लोगों ने स्पेयरमैन का देखा। ठीक है, और आज हम लोग जो देखेंगे दैट इज कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, तो ये देखो कैसे होगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। देखो ये कब यूज होता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, अब देखो डेविएशन का मतलब तो गैप होता है। ठीक है, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, गैप। तो अब ये मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि स्पेयरमैन का कब यूज करते हैं, जब हमें एट्रीब्यूट को मेजर करना होता है। ठीक है, मतलब कौन अच्छा है किसने, मतलब जब मान लो कोई डिसीजन हमें देना है, एट्रीब्यूट्स जो किसने कितना अच्छा किया है। ठीक है, कोई डांस कंपटीशन हो गया, इस तरह का हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। और कार्ल पियर्सन का हम लोग तब करते हैं जब हमारे लिए वैल्यू बहुत मायने रखता है। ठीक है, तब हम लोग कार्ल पियर्सन यूज करते हैं क्योंकि उसमें सबसे एक्यूरेट आता है। ठीक है, और ये वाला हम लोग कब करते पता है, ये वाला जो कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन है, ये तब यूज करते हैं जब हम लोग उतना ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किस चीज को लेके, मैग्नीट्यूड को लेके। कोई भी दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन ढूंढना है, बट मैग्नीट्यूड हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है, तो कैजुअल वैल्यू होने से भी चलेगा, तब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन करते हैं। देखो ऐसा ही हमारे यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो कब हम लोग यूज करते हैं, वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड है ये, बहुत ही सबसे सिंपल है, सबसे क्विकेस्ट भी यही है, कैजुअल मेथड है ऑफ फाइंडिंग को रिलेशन व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड। हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वैल्यूज, मात्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड से हमें कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब मैग्नीट्यूड आंसर आता भी है तो वी आर नॉट सीरियस अबाउट दैट। ठीक है, हमें क्या करना है, तब हम लोग कॉन्करेंट डेविएशन को यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग अपना जैसे स्कैटर डायग्राम में होता है ना कि हम लोग स्कैटर डायग्राम तो पर्टिकुलरली हमें डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो फिर तुम लोग सोच सकते हो कि स्कैटर डायग्राम तो था ही, फिर इसका क्या जरूरत है, क्योंकि ये मतलब डायरेक्शन भी देगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड को भी दिखाएगा, बट मैग्नीट्यूड का जो आंसर आएगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्म मतलब जिस तरह से ये बना हुआ है कंसेप्ट, उससे उतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता। इसीलिए अगर हम लोग सिंपल या फिर कैजुअल आंसर चाहते हैं तो हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लिखवा देते हैं जिस्ट करके, ए वेरी सिंपल एंड casual method of finding correlation when we are not serious about magnitude of the two variables। तब हम लोग इसे यूज करेंगे। ठीक है, इससे जब एमसीक्यू आएगा तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज बेसिकली है क्या, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक 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 स्टेप्स में हम लिखवा देते हैं, देखो कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, दिस मेथड involves attaching a positive sign for a x value except the first if। अभी लिखो, हम समझा देंगे एग्जाम्पल के साथ कि ये स्टेप कैसे फॉलो कर सकते हैं।
if this value is more than, if this value is more than the previous value, then assigning a negative value if this value is less than second मैंने क्या लिखा, if this value is more than the previous value, if this value is more than the previous value, then assigning a negative value if this value is less than, value is less than, हाँ ठीक है, less than the previous value, previous value, then assign positive, applies to अच्छा एक मिनट, this method involves attaching a positive sign for x value if this value is more than the previous value, uh, more than the previous value, then assigning, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक कॉमा लगेगा, ठीक है, इसीलिए प्रीवियस वैल्यू फिर कॉमा देके देन असाइनिंग ए नेगेटिव वैल्यू इफ दिस वैल्यू इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, वो मैंने पहले ही लिखवा दिया है, वहां पर सेंटेंस गलत हो जाएगा नहीं तो, बस ये लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा ये वाला सेंटेंस, फिर अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल्स and then these signs are compared. If signs match, then if signs match, if signs match, फिर यहाँ पर कॉमा देके pairs is counted as concurrent deviation. फॉर्मूला फॉर्मूला है आर ऑफ सी, ठीक है, जैसे देखो आर ऑफ जो यहाँ पर आर ऑफ आर जो था, ठीक है, वो था कार्ल पियर्सन वाला, ठीक है, और यहाँ पर देखो आर ऑफ जो कैपिटल आर था वो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट था, तो आर ऑफ सी मतलब कोरिलेशन कॉन्करेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है, ये मैंने प्लस लिखा है, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस फिर रूट ओवर, फिर यहाँ पर प्लस माइनस बता देंगे, ये सारा चीजें समझा देंगे क्यों ऐसा हो रहा है, 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m, 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m रूट ओवर, ये अंडर रूट होगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, हियर m is m equal to total number of deviations, it is one less than the total number of pairs, it is one less than the total number of pairs, एक मिनट, अंडर, इसी के साथ अंडर ऑब्जर्वेशंस that is m equal n minus 1, c equal to
number of concurrent deviation, R of C also lies between -1 and +1 inclusive। जैसे कार्ल पियर्सन का था, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो कॉन्करेंट डेविएशन हम लोग कब और क्यों यूज करते हैं वो तो समझ में आ रहा है, जब हम लोग ज्यादा वैल्यूज को लेके उतना सीरियस नहीं होते। ठीक है, कैजुअल या सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना चाहते, कैजुअल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए ज्यादा यूज होता है, लेकिन स्कैटर डायग्राम भी डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ये वाला डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, एज वेल एज इसमें वैल्यू भी आएगा, लेकिन वैल्यू उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर हमें बहुत ही क्विक कोई कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, तब हम लोग ये वैल्यू इसको इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। बट इसका एक ही नेगेटिव है, नेगेटिव ये है कि इस मेथड पे कि ये बड़ा ही कैजुअल है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, वो बाकी मेथड्स की तरह एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ये तभी यूज करेंगे अगर हम लोग ज्यादा सीरियस नहीं है दो वेरिएबल्स के मैग्नीट्यूड को लेके। ठीक है, तो ये वहां यूज होगा। अब नाउ स्टेप जो मैंने लिखवाया कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो स्टेप मैंने पूरा मेथड लिखवाया है। अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन के साथ चेक करेंगे कि कैसे ये मेथड से हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही वाला ले लेते हैं। ये देखो, एक सेकंड, कहाँ चला गया, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है 90 से लेके 97, प्राइजेस दे रखा है, डिमांड दे रखा है। तो मतलब दो वेरिएबल्स है। ठीक है, प्राइस और डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इससे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा दो वेरिएबल एटलीस्ट नहीं होगा तब तक तो हम लोग रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो दो वेरिएबल दे रखा है, ईयर सॉरी प्राइस और डिमांड। ईयर जो है वो तो हमारा जस्ट एक मतलब ये प्राइस कौन से ईयर का है, डिमांड कौन से ईयर का है। एक्चुअल वेरिएबल क्या है, प्राइस और डिमांड। वेरिएबल यही है, क्यों बोलो, इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे प्राइस जो है, प्राइस के हिसाब से हमारा डिमांड जो है कम बेसी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा दिया है हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये लिख लेते, तीन कॉलम बना लेते। पहला ईयर हो जाएगा, ईयर 90 से लेके 97। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ईयर 90 से लेके 97, तो यहाँ पर लिखते हैं 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ईयर। उसके बाद का कॉलम लिख लेते हैं प्राइस का। ठीक है, प्राइस दिया हुआ था तो प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस क्या क्या है देखो, प्राइस है हम लोगों का 25, 28, 30, 23। अच्छा, 25, 28, 25, 28, 30 और 23। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद 35, 38, 39, 42, 35, 38, 39, 42। ठीक है, ये हो गया प्राइस। अच्छा, प्राइस के बाद है डिमांड, प्राइस के बाद डिमांड। अच्छा, यहाँ पर ना एक एक कॉलम बनेगा, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं हम लोग। डिमांड लिख के भी नेक्स्ट वो कॉलम लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा गैप रख दो। यहाँ पर लिखेंगे डिमांड। ठीक है, यहाँ पर डिमांड लिखेंगे। तो डिमांड में क्या क्या वैल्यूज है देखो, 35, 34, 35, 30। अच्छा, 35, 34, 35, 30, 29, 28, 26, 29, 28, 26 और 23। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कॉलम क्या क्या बनेगा, हम लोग को क्या चेक करना है। अगर यहाँ पर देखोगे तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग ए पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का बात किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अटैच करेंगे वो भी बताया गया है। देखो बोल रहा है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग ए पॉजिटिव साइन फॉर ए एक्स वैल्यू एक्सेप्ट द फर्स्ट इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द प्रीवियस वैल्यू, देन असाइनिंग ए नेगेटिव वैल्यू इफ दिस वैल्यू इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, तो एक बार हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों
दोनों वैल्यू को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज प्रीवियस वाला क्या है और सक्सीडिंग वैल्यू क्या है, इसको देखते हुए। ठीक है, तो हम दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। पॉजिटिव वैल्यू कब अटैच होगा और नेगेटिव वैल्यू कब अटैच होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक कॉलम का नाम देना पड़ेगा। साइन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कॉलम का नाम, देखो क्या होगा, साइन, साइन अटैच करेंगे। ठीक है, साइन ऑफ डेविएशन, क्यों डेविएशन लिखा वो भी बताते हैं। देखो, साइन ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रीवियस फिगर, फ्रॉम प्रीवियस फिगर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा सा बड़ा कॉलम रखो। यहाँ पर भी लिखेंगे साइन ऑफ डेविएशन, साइन ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रीवियस फिगर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ डेविएशन। साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन यूज करना है, डेविएशन का मतलब डिफरेंस या गैप देख के पुट करेंगे। और कहाँ से गैप चेक करेंगे, प्रीवियस फिगर से। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग देखेंगे 25 के पहले कोई फिगर है ही नहीं। ठीक है, 25 के पहले कोई फिगर है नहीं कि हम लोग कंपेयर करें, क्योंकि हमें साइन पुट करना है प्रीवियस फिगर को देख के। तो इसके आगे कोई फिगर है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकेंगे, तो साइन कुछ पुट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 28 को देखते हैं तो 28 के आगे कौन सा फिगर है, 25 है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव साइन तब देंगे इफ दिस वैल्यू इज मोर देन ए प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू से अगर उसके बाद वाला वैल्यू ज्यादा होगा तब पॉजिटिव देंगे। तो 28 जो है वो मोर देन 25 है, तब हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, फिर इसी तरह से चेक करो। अब ये तो चेक कर लिया, अब यहाँ से यहाँ बोलो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। 30 जो है वो 28 मतलब प्रीवियस वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए, प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से कंपैरिजन चलेगा। अगर प्रीवियस वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ना पॉजिटिव तो হচ্ছে না। 30, हाँ पॉजिटिव, हाँ हाँ 30 से 28, हाँ पॉजिटिव ही हो रहा है। हाँ पॉजिटिव हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू जो है ये देखो यहाँ पर बोला था, हाँ ठीक ही बोले हो। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग ए पॉजिटिव साइन फॉर वैल्यू इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द प्रीवियस वैल्यू। अच्छा, प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा होने से हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा होने से हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोलो यहाँ पर क्या होगा, 23 और यहाँ पर है 30 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर 35 और 23 पॉजिटिव होगा। হ্যাঁ পজিটিভ, 38 से 35 ম্যাম সবগুলোই পজিটিভ। এরপরে সবগুলোই পজিটিভ। হ্যাঁ, इसके बाद सारा ही पॉजिटिव आ जा रहा है। ठीक है, सारा ही पॉजिटिव आ जा रहा है, देखो सारा ही पॉजिटिव आ गया। अच्छा यहाँ पर भी वैसे ही सेम कंसेप्ट में। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि कंपेयर करने के लिए आगे कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पर भी सेम 35 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इससे तो रहेगा नहीं, हम ये वाले कलर से कर देते। ठीक है, अच्छा इसके बाद तुम लोग बताओ कि यहाँ पर सेम प्रोसेस से चलेगा 35 से 34, तो बोलो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये लिखने से ना फिर तुम लोग को लगेगा नेगेटिव है, तो ये कुछ नहीं लिख रहे। ठीक है, ये नेगेटिव मतलब ये ब्लैंक है। अच्छा फिर 35 से 34 হ্যাঁ বলো। নীল লিখে দেবো, যেখানে কিছু সাইনটার জায়গায় নীল লিখে দেবো যখন হচ্ছে না। হ্যাঁ লিখে দিতে পারো, না লিখলেও অসুবিধা নেই। ওই রকম করলে কি হবে, মাইনাস মনে হতে পারে, ওই জন্য আমি মুছে দিলাম। নীল চাইলে লিখে নিতে পারো। अच्छा 35 से 34 ये बताओ, পজিটিভ पॉजिटिव। अच्छा 30 से 35 नेगेटिव नेगेटिव, 29 से 30 नेगेटिव नेगेटिव, 28 से 29 नेगेटिव सर। सब नेगेटिव। हाँ सारा ही नेगेटिव, 26 से 28 नेगेटिव, 23 से हाँ ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक ये जो मेथड लिखा था उसका हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल्स एंड देन दिस साइंस आर कंपेयर्ड इफ साइन मैच पेयर इज कॉन्करेंट
पेयर इज काउंटेड एज कॉन्करेंट डेविएशन। अच्छा वो तो बाद में करेंगे, इसके बाद क्या प्रोसेस करना है, इसके बाद एक प्रोसेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन हम लोगों ने किस चीज का निकाला है, डेविएशन हम लोगों ने वैल्यू में नहीं निकाला है, साइन में निकाला है। देखो डेविएशन मतलब ये गैप, मतलब 28 से 25, 30 से 28, इसको हम लोगों ने साइन से कैलकुलेट किया है। तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब ये रहा डेविएशन का कॉलम, ये रहा डेविएशन का कॉलम, ये दो कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो नॉर्मली मैथ्स में जो रूल्स होता है वही यहाँ पर फॉलो होगा। मैथ्स में कैसे होता है, जैसे देखो -2 इंटू, मान लो तुम लोग कर रहे हो +3, तो तुम लोग आंसर क्या लिखते हो, -6, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसे अगर करते हो 2 इंटू -3, तो भी तुम लोग लिखोगे -6, ठीक है। अब -2 इंटू -3 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, +6 हो जाता है, ठीक है। और +2 इंटू +3, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, बाकी भी पता है, एक बार मैंने बता दिया, तो ये प्लस होगा। यहाँ पर भी हम लोग वही वाला रूल्स फॉलो करके प्रोडक्ट का आंसर लिखेंगे, ठीक है। मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल्स जो नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज होता है, साइन का मल्टीप्लीकेशन, उसी को फॉलो करके हम लोग को यहाँ पर आंसर्स लिखना है। तो पहला देखो, पहला दो कौन सा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, प्लस इंटू माइनस, तो आंसर प्लस माइनस में क्या होता है मल्टीप्लाई करने से, माइनस, माइनस, ठीक है। अच्छा प्लस प्लस में प्लस, 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 हाँ, माइनस माइनस में प्लस, 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 माइनस माइनस में प्लस होता है, प्लस माइनस में, इसके बाद ये दो प्लस माइनस में, बाकी सारे माइनस हो, हाँ बाकी सारा माइनस होगा, प्लस माइनस, ये कितना सारा हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग का ये वाला आर ऑफ सी, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, देखो फॉर्मूला लिख के करते हैं, आर ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं आर ऑफ सी, फॉर्मूला क्या है, बाहर एक प्लस है फिर माइनस है, प्लस माइनस जिसको बोलते हैं, फिर यहाँ पर अंडर रूट भी एक प्लस माइनस है, और ब्रैकेट में 2c माइनस एम डिवाइडेड बाई एम, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहां से हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए c कितना है और m कितना है, तब जाके हम लोग आगे फर्दर इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब c का मतलब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, c का मतलब लिखा हुआ है ये रहा नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। बट कॉन्करेंट डेविएशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखो, अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल एंड देन दीज साइंस आर कंपेयर्ड। फिर हम लोग साइन को कंपेयर करेंगे, इफ साइन मैच पेयर इज काउंटेड एज कॉन्करेंट डेविएशन। तो पेयर, पेयर मतलब देखो यहाँ पर ये देखो, ये एक पेयर बन गया, मतलब अगर मिडिल में ये अगर 34 को एक बार, मतलब इसको तो हटा नहीं सकते, चलो ऐसे करके दिखाते हैं, ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर बन रहा है। तो जहां पर पेयर मैच हो रहा है वो कॉन्करेंट डेविएशन होगा, जहां पर पेयर मैच हो रहा है, ठीक है। तो कहां पर पेयर मैच हो रहा है, देखो यहां से लेके यहाँ नो मैच, ये एक प्लस है एक माइनस है, ये देखो क्या ये मैच हो रहा है, दोनों में प्लस है, जहां पर पेयर मैच होगा वही हमारा कॉन्करेंट डेविएशन होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्करेंट डेविएशन बन गया। फिर इसके बाद दोनों जगह पे देखो माइनस माइनस है, तो ये एक कॉन्करेंट डेविएशन। बाकी देखो कहीं पर भी तुम लोग को मैच नहीं दिखेगा, प्लस माइनस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ऐसे ऐसे कर दे तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मैच नहीं हो रहा है। तो जस्ट दो पेयर्स हमारा मैच हुआ, और हमारा रूल्स क्या बोल रहा है, मेथड क्या बोल रहा है कि जहां पर पेयर्स मैच होंगे वही हमारा कॉन्करेंट डेविएशन होगा। और कॉन्करेंट डेविएशन को फॉर्मूले में सी से डिनोट किया गया है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो बोलो नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन कितना है, कितने सिमिलर पेयर्स हमें मिले। अपने कॉपी से भी चेक करके देख सकते हो, मेरा यहाँ से अगर तुम लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बहुत भी, ऐसे करके तुम लोग अपने कॉपी में चेक करके देखो कि नंबर ऑफ सिमिलर पेयर, जो मैचिंग पेयर है वो कितने सारे हैं, 2, 2, ठीक है। अभी देखो दिखा ना, हम लोग को 2 है, नंबर ऑफ मैचिंग पेयर्स 2 है, यानी सी हम लोग का 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के पास एम नहीं है, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, पढ़ के देखते हैं, एम का मतलब क्या बोल रखा है यहाँ पर, हियर एम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेविएशन काउंट करो, टोटल कितने सारे डेविएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किए, ठीक है। तो ये देखो कितने सारे डेविएशन, 1 2 3 4 5 6 7, डेविएशन का मतलब है डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे इतने सारे ईयर में 7 डेविएशंस कैलकुलेट किए हैं रिलेटेड टू प्राइस एंड रिलेटेड टू डिमांड, ठीक है। तो 7 हम लोगों का डेविएशंस कैलकुलेट हुआ है, 7 डेविएशंस, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ
पेयर्स अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज एम इक्वल टू n-1। ये भी समझा देते हैं। एन का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पर देखो जितने सारे ईयर है उतने सारे ईयर का हमें डेटा मिलेगा। ये बात अलग है कि क्योंकि हम लोग बाइवेरिएट डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स मिलेगा। तो क्या हम लोग ऐसे बोलेंगे जे यहाँ पर 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एन मतलब यहाँ पर 8 है। नंबर ऑफ डिटेल्स कितने सारे हैं, नंबर ऑफ डिटेल्स 8 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई को हम लोग अलग नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग साइमल्टेनियसली 2 वेरिएबल को लेके कैलकुलेट करते हैं ना, तो दोनों एक साथ लिया जाता है। तो इसका मतलब एन का वैल्यू 8 है। लेकिन जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे हमेशा हमारा एक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज फॉर द फर्स्ट डेटा। क्यों, क्योंकि इसके प्रीवियस हमारा डेटा नहीं मिलेगा। चाहे एन के जगह कितना भी, एन के जगह अगर 10 भी डेटा होता है तो भी पहले वाले तो कंपेयर होगा नहीं, ठीक है। और एम का वैल्यू क्या है, कितने सारे हमारे कंपैरिजन बन रहे हैं, दैट इज द एम का वैल्यू। ये देखो टोटल नंबर ऑफ डेविएशन जितना होगा, अब डेविएशन कितना निकलेगा, पहला वाला तो डेविएशन निकाल नहीं पाएगा क्योंकि पहले तो कुछ है नहीं, उसके बाद से ही डेविएशन निकलेगा। तो हमेशा जितना नंबर एन का वैल्यू रहेगा उससे एक कम ही डेविएशन आएगा। एम का वैल्यू हो जाएगा 8-1 यानी कि 7। ये तो फॉर्मूला बता रहा है, बाकी तुम लोग प्रैक्टिकली भी चेक करके देखो कितने सारे यहाँ पर हमारे डेविएशंस बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। या तो इसको काउंट कर लो या तो इसको काउंट कर लो, दोनों एक ही मैटर है क्योंकि दोनों वेरिएबल को तो साथ में लेके चेक कर रहे हैं, तभी तो बाइवेरिएट है। यानी एम का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सेम 7, ठीक है। एम का वैल्यू हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखो हम लोग लिख सकते हैं एम का वैल्यू 7। तो एम और 2 कैसे कैलकुलेट हुआ, सी और एम कैसे कैलकुलेट हुआ, सी कैसे कैलकुलेट करना है, सी का मतलब है कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है। कॉन्करेंट डेविएशन मतलब मैचिंग पेयर कितने सारे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, फिर भी हम एक बार 2-3 बार बोल देते तुम लोग के दिमाग में चला जाएगा। सी मतलब मैचिंग पेयर ढूंढो साइन का, ठीक है। मैचिंग पेयर किसका ढूंढना है, नंबर वंबर का नहीं, साइन का, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहाँ पर नंबर में कुछ होगा ही नहीं। देखो ना सारे आंसर्स यहाँ पर जो फॉर्मूले में पुट हो रहा है ना वो साइन के हिसाब से पुट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए पहले ही बोला था ये कैजुअल मेथड है, सिंपल मेथड है जहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड को उतने सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पेयर्स चेक करेंगे, सिमिलर पेयर जितने सारे होंगे वो हमारा सी का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर 2 था, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। और एम कैसे कैलकुलेट होगा, जितने सारे डेविएशंस आएंगे, अब कोई भी एक वेरिएबल से कैलकुलेट करो पता चल जाएगा। या फिर अगर फॉर्मूला बेस्ड करना चाहते हो तो भी लॉजिक है, जितने ईयर का डेटा हमें दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर ईयर है, ठीक है, या फिर सीरियल नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4, उससे एक कम ही होगा। क्योंकि क्यों, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि प्रीवियस वाले का कंपेरिजन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो एम और सी दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर एम का वैल्यू 7 और यहाँ पर भी 7, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर लिखा मैंने प्लस माइनस, तो ये हो गया 4-7 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7। अब मुझे एक चीज बोलो, क्या -3/7 का रूट करना पॉसिबल है, एक बार सोचो, क्या -3/7 का रूट करना पॉसिबल होता है। ये देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है, तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, हम यहाँ पर भी दिखाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखेंगे देखो 3/7, ठीक है, इक्वल कर दिया और इसका रूट कर दिया तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कब पॉसिबल नहीं, अगर -3/7 है, मतलब 3/7 का जो भी आंसर आया उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि कैलकुलेटर में ऐसे करके ही हम लोग माइनस लगा सकते हैं। और इस पे देखो रूट करोगे तो बोलेगा एरर, देखो इनवैलिड इनपुट बोल रहा है, तुम लोग के कैलकुलेटर में ई शो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर स्क्रीन में तुम लोग देख सकते हो एक छोटा सा ई दिखेगा, ई यानी एरर, क्योंकि हम लोग को पता है कि नेगेटिव वैल्यू का कभी भी रूट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से बनाया गया है, देखो कि हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से प्लस या माइनस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडर रूट जो प्लस माइनस है उसमें से हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से प्लस या माइनस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर क्या लेना चाहिए, -3/7 तो है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो आंसर आया है, लेकिन ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो हमें प्लस लेना चाहिए कि माइनस लेना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट कर सके। क्या लेना चाहिए, प्लस या माइनस? ম্যাম মাইনাস 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 লেন, হ্যাঁ বলো বলো, ঠিক বলছিল, ওই মাইনাস নিলে প্লাস হয়ে যাবে। হয়ে যাবে, হ্যাঁ ঠিকই ম্যাম বলেছো। ক্যালকুলেটরে 3/7 হচ্ছে না। 3/7 হবে তো, কেন হবে না? কি 3 ডিভাইডেড বাই 7? হ্যাঁ
3 বাই মানে তো ডিভাইড ওকে। হবে तो क्या ना হবে না। अच्छा ये देखो, फिर यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब जैसे ही 3 डिवाइडेड बाई 7 आ गया, अब इसको रूट कर सकते हैं, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 7, ये देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कर रखा है 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इस पे रूट लगा दो, कितना आ गया 0.654 ऐसे आ रहा है। हम 4 डिजिट ले लें, 0.6546 ऐसे ले सकते हैं। 0.654, ये देखो 65465 है तो 47 कर देते, ठीक है। मैंने चार चार डिजिट लिया है। अब बात ये है कि हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे, अब यहाँ से क्या चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ऐसा डिजिट, ऐसा वैल्यू, सॉरी ऐसा साइन चूज करना है ताकि हम लोग आंसर कैलकुलेट कर पाए। अब ये तो निकल गया आंसर, इसका रूट का वैल्यू। अब यहाँ पर प्लस लिखे कि माइनस, तो सुनो क्या रूल्स है। यहाँ पर वही लिखना है जो हम लोगों का ओरिजिनल वैल्यू था, मतलब डेटा का, ठीक है। मतलब जो आंसर आया उसका ओरिजिनल वैल्यू जो था, अगर हम लोग इसको ऐसे ही रख देते, सोचो अगर हम लोग इसको 3 डिवाइडेड बाई 7 फॉर्म में ही रख देते तो हम लोग का एक्चुअली आंसर आया था माइनस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर माइनस होगा, ठीक है। इसको और भी थोड़ा सा समझा देते हैं, देखो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से कंपेयर करके समझाते हैं, देखो जैसे यहाँ पर हम लोग का माइनस आया था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का यहाँ पर आंसर आ जाता ऐसे 3/7, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर मान लो -3/7 के जगह अगर हम लोग का 3/7 आ जाता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पर कौन सा साइन चूज करते, हमारे आंसर को सॉल्व करने के लिए प्लस साइन चूज करते। क्यों? क्योंकि प्लस साइन से हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस साइन चूज करते तो हम लोग का आंसर वही आता 0.6547, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, फिर यहाँ पर हम लोग कौन सा साइन चूज करेंगे, हमारा ओरिजिनल आंसर यानी कि √7 जिस साइन के साथ था वही साइन हमें चूज करना है, यानी प्लस साइन चूज करना है, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना है, दो तरह से साइन सिलेक्ट करेंगे। पहला तो अंडर रूट में वही साइन लेंगे जिस साइन से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो यानी यहाँ अगर माइनस आएगा तो हमें माइनस लेना चाहिए, यहाँ अगर प्लस आएगा तो हमें प्लस लेना चाहिए, ताकि हम लोग सोल्यूशन कर पाए। ये पहला, ठीक है, पहला चीज ये। सेकेंड, हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा उसमें प्लस ले या माइनस ले, वो डिपेंड करता है कि हम लोग का यहाँ पर सिंप्लीफाइड किए बिना जो आंसर आया था, हम लोग का एक्चुअली आंसर कुछ ऐसा आया था। अगर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता, तो अगर हम लोग का फाइनल आंसर माइनस में आया था तो हम लोग को भी फाइनल आंसर जो है माइनस में लिखना है, और अगर प्लस में आया था तो प्लस में लिखना है, ठीक है। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ देखो कॉन्करेंट डेविएशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार आंसर्स भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मेरा आंसर के साथ यहाँ पर मैच भी करवा लेते हैं, ठीक है। ये देखो -0.65, ठीक है। ये देखो -0.65, मैंने यहाँ पर 4 डिजिट लिखा है। अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पर आंसर जैसा है वो तो तुम लोगों के पास एमसीक्यू का ऑप्शन रहेगा, तुम लोग उसको देख के लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो देखो अगर आंसर नेगेटिव आया है, आंसर अगर नेगेटिव आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था, ये समझाने के लिए कि अगर हम लोग का प्लस में ही आंसर आता तो हम लोग कैसे ट्रीट करते, ठीक है। वो समझाने के लिए मैंने किया है। बाकी हम लोग का फाइनल आंसर तो ये है, ठीक है, क्वेश्चन का। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि तुम लोग बाद में इसको समझ जाओ कि किस लिए लिखा था, नहीं तो सोचो कि उसी का है, उसी का नहीं है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बोला, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग का कोरिलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कोरिलेशन में और मुझे कुछ नहीं लगता है हमें बोलना है, ठीक है। बाकी देख लेंगे, अगर कुछ इधर उधर हमें एमसीक्यू करते हुए कुछ मिल जाएगा तो हम बता देंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, क्योंकि याद करो चैप्टर का नाम था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, देखो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ another variable on the basis of an average
मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। समझा देते हैं, एक बार लिख लो, समझाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, estimation of one variable for a given value of another variable on the basis of an average mathematical relationship between two variables। ठीक है, देखो जैसे ये देखो, जैसे मुझे नहीं पता तुम लोग के मतलब तुम लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं। हम लोग जब 9 10 में पढ़ते थे तो हमारा एक मैथ्स में एक टॉपिक आता था, दैट इज क्या बोलते हैं उसे, ग्राफ प्लॉटिंग होता था। ठीक है, और ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए हमें दो इक्वेशन ऐसे, मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते थे, सपोज दो इक्वेशन दे दिया, अभी हम फिलहाल एक इक्वेशन से ही दिखाते हैं। और ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे एक्स वाई का टेबल बनाते थे। ठीक है, फिर हम लोग जैसे मान लो यहाँ पर x प्लस 2y = 3, मैंने एक ऐसे ही इक्वेशन ले लिया समझाने के लिए। ठीक है, कि एस्टिमेशन क्या होता है, इस चीज को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। अगर तुम लोगों ने भी कभी किया है तो याद करके देख सकते हो। ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग ऐसे एक्स वाई का एक टेबल बना लेते हैं, वहां पर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी एक वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं। जैसे मान लो x का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 1, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो ये 1 इधर आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2, तो y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। चेक करके देखो, y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, है ना। अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं, अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं तो y कितना आएगा, ये देखो y कितना आ जाएगा, 2y = 3 - 5 हो गया, तो y = -2/2 यानी कि -1। ठीक है, -1। अच्छा, अगर x का वैल्यू सपोज ले लेते हैं 3, ठीक है, अगर x का वैल्यू 3 ले लिया, यहाँ पर x का वैल्यू 5 लेने पे आया, अगर x का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो देखो कितना आंसर आएगा, 2y = 3 - 3 हो जाएगा, तो y = 0/2 यानी कि 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने x का वैल्यू एजम्पशन लिया। कभी x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, 1 लेने से ऐसे हो गया था 3 - 1। ठीक है, तो 2y = 2, y = 2/2 यानी कि 1, ये भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 लेने से y 1 आया, x का वैल्यू 5 लेने पे y -1 आया, x का वैल्यू 3 लेने पे y 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एस्टिमेट वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो गिवन वैल्यू क्या था, गिवन वैल्यू था हम लोगों का 153। अगर x का वैल्यू 1 होता है, ये गिवन हो गया, देखो यहाँ पर ये गिवन हो गया। अगर ये हमें दिया हुआ है x का वैल्यू 153, तो हम लोग y कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि y का वैल्यू कितना हो सकता है। एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज मैथमेटिकल रिलेशन। ये देखो, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ था दो वेरिएबल के अंदर, कि दो वेरिएबल के अंदर मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, x के साथ अगर y का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 आता है, दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर ये दिया हुआ है तो एक वैल्यू दिया हुआ रहने पे हम लोग दूसरे वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया, ये हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट किया। ठीक है, ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर हम लोग y का कुछ वैल्यू एजम्पशन ले लेते हैं तो हम लोग x भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में ये क्या हो जाएगा, गिवन, और ये क्या हो जाएगा, फाइंड आउट। तो जो भी जो गिवन रहेगा वो गिवन वेरिएबल हो जाएगा, और जिसको फाइंड आउट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा फाइंड आउट करने वाला वेरिएबल। ठीक है, अब इसका नाम दिया जाता है जो गिवन है। ठीक है, जो गिवन है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वेरिएबल हम लोग का क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो गिवन है इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली चूज किया है, लेकिन y का वैल्यू 1 तभी आएगा अगर x का 1 होगा। तो y जो है, हम लोगों ने y को फाइंड आउट किया है x के इन तीनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके, यानी y हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो चीज हमें पता करना पड़ेगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, estimation of dependent variable with the given
वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। देखो y का एस्टिमेशन वैल्यू निकाला, ठीक है, विद द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो मेरे यहाँ पर x था, x का वैल्यू गिवन था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने y का वैल्यू कैलकुलेट किया। ठीक है, इंडिपेंडेंट वैल्यू हमेशा गिवन होता है, ठीक है, और डिपेंडेंट वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है या फिर फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, ये रूल्स हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ भी हो सकता है, या तो देखो एक्स इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और एक्स डिपेंडेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार एक्स ही इंडिपेंडेंट होगा, और वाई के केस में भी वही इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग वाई फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और वाई डिपेंडेंट। और अगर हमारे पास वाई का वैल्यू गिवन है, जैसे और एक्स का, वाई का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है और एक्स फाइंड आउट करे, जैसे इसमें देखो हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर y का वैल्यू ले लिया 0। ठीक है, अगर y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तभी x का वैल्यू 3 आएगा। अब मान लो y का वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पर 5, और यहाँ पर y का वैल्यू ले लिया मान लो 8। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर 5 है तो ये 10 हो गया, तो 3 माइनस 10 यानी ये हो जाएगा -7। ठीक है, x का वैल्यू। अच्छा, y का वैल्यू अगर 16, इसको एक काम करते थोड़ा कम ले लेते हैं। y का वैल्यू मान लो ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, 2 ले लिया तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये इधर आने से -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और x जो है वो डिपेंडेंट हो गया। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, y इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अभी थोड़े देर में क्या सीखा, रिग्रेशन एनालिसिस मैंने हेडिंग किया था, बट हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स दिया हुआ है, वो भी एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप के साथ, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी चीज से हमारा रिग्रेशन एनालिसिस भी होगा। फिलहाल इतना समझो कि ये कंसेप्ट क्या है, ये तो मैंने एक बार फिर से रिकॉल करवाया। अब हम लोग देखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये तो हम लोगों ने समझ लिया क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले सकते हो, यहाँ पर एक एग्जांपल भी बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो सेल कौन सा है, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, और एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट। देखो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्या सेल को ध्यान में रख के हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, नहीं, हमारा एडवर्टाइज के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा सेल कितना होगा। अगर हम लोग बहुत अच्छा मार्केटिंग, जितना अच्छा हमारा मार्केटिंग होगा, इसीलिए तो आज के डेट पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आज के डेट पे मतलब ये बहुत बड़ा एक काम है। जब तक हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, हमारा सेल कभी भी बूस्ट नहीं होगा, चाहे हम लोग कितना भी क्वालिटी चीज क्यों ना बेचे, क्योंकि लोगों तक हमें पहुंचाना तो है कि हम लोग बेच क्या रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के रिलेशनशिप में अगर देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट हो जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, और सेल्स जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, हम लोग जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, जैसे देखो एडवर्टाइजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, फिजिकली मतलब जैसे लीफलेट वगैरह करके। ठीक है, और आज के डेट पे सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है दैट इज डिजिटल, फेसबुक मार्केटिंग हो सकता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, बहुत सारा मार्केटिंग
प्रोसेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट होता है, ठीक है, गूगल लिस्टिंग होता है। तो ये देखो इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सेल्स कैसे हो रहा है। अगर हम लोग अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से कर पाएंगे सेल उतना ज्यादा होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे सेल कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा सेल अच्छा हो रहा है तो हम लोग उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सेल और एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐसा रिलेशन हो सकता है। ये जस्ट मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के तरफ पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो estimation of y depends on x और estimation of x depends on y, ठीक है। देखो अब रिग्रेशन एनालिसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों को थोड़ा सा मतलब स्टैटिस्टिक्स में जो लैंग्वेज है उसके साथ भी तो हमें थोड़ा सा एक्ट पर होना पड़ेगा। तो अगर हम लोग y का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं जो x के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये वाला, ठीक है, y का वैल्यू एस्टिमेट किया जो x के ऊपर डिपेंड है, तो इसे स्टैटिस्टिक्स में शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, y ऑन एक्स, ठीक है। ये लैंग्वेज मिलेगा तुम लोगों को, कोई भी बुक देख लो स्टैटिस्टिक्स जहां पर कोरिलेशन रिग्रेशन है, कहीं से भी कोई भी बुक देखो तुम लोग को मिलेगा y ऑन x, मतलब ये भी मिलेगा लेकिन एक्चुअली जो उसके बाद क्वेश्चन में यूज होगा दैट इज y ऑन x होगा। तो इससे तुम लोग को हैबिचुएट होना पड़ेगा कि y ऑन x का पूरा मतलब है y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे ही डिनोट किया जाएगा, तो इसका तुम्हें आदत डालना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, देखो अगर हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं x का वैल्यू जो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम लोग अगर एस्टिमेट कर रहे हैं x का वैल्यू जो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, x ऑन y, ठीक है। ऐसे करके लैंग्वेज यूज होगा, एक y ऑन x, एक x ऑन y। और यहाँ पर अगर देखो, अब इससे तुम लोग को बताना पड़ेगा कि अगर सिंपल ऐसे दे रखा है, ये वाला जो है ये हम ऐसे यहाँ पर छुपा देते हैं। तुम लोग मुझे बताओ कि y ऑन x में y कौन सा वेरिएबल है और x कौन सा वेरिएबल है, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का पूछ रहे हैं। और यहाँ पर x ऑन y में x कौन सा वेरिएबल है, y कौन सा वेरिएबल है, बताओ। y ऑन x, तो यहाँ पर y क्या है और x क्या है, मतलब डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है, ये है मेरा क्वेश्चन। y ऑन x, y ऑन x का मतलब मैंने बोला, समझो क्या होता है। ফার্স্টেরটাই তাহলে y হচ্ছে ডিপেন্ড আর x হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড হ্যাঁ সেকেন্ডটাই হচ্ছে x হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড এই x হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট এন্ড y হ্যাঁ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। इंडिपेंडेंट, ठीक बोले सो, एकदम सही हुआ है, ठीक है। y डिपेंड्स ऑन x, इसका मतलब ही ये दिमाग में चलाओ कि y डिपेंड्स ऑन x, जब y डिपेंड्स है तो y डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर एक डिपेंडेंट है तो दूसरा फिर तुम लोग का आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। सिमिलरली x ऑन y, तो x डिपेंड्स, तो x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, और y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये एक हमारा क्लियर कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। सिंपल कुछ नहीं, y ऑन x मतलब दिमाग में ये सोचो जो फुल लैंग्वेज है, y डिपेंड्स ऑन x, तो फिर तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिग्रेशन लाइन कैसे होगा। देखो रिग्रेशन लाइन पढ़ेंगे। अब ये पूरे चैप्टर का नाम क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस का हम लोग पूरा कंसेप्ट मतलब अभी देखो इसका 50% हम लोगों ने पढ़ा अभी कि मतलब इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर मेन एक कंसेप्ट होता है कि कोई एक वैल्यू गिवन रहता है वेरिएबल का जिससे हम लोग दूसरे वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, और एक डिपेंडेंट वैल्यू होता है और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है। अब हम लोग बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है, और इक्वेशन और ये जो वैल्यूज है इसको मिला के बोला जाता है रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। अब इक्वेशन का कंसेप्ट देखो, यहाँ पर मान लो हम लोग एक इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दो ऐसे इक्वेशन लिखेंगे और समझाते, देखो कैसे होगा। सपोज कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे एग्जैक्टली मिला है, ठीक है। प्लॉट जब हम लोगों ने वैल्यूज को किया ग्राफ पेपर में, हम लोग को एग्जैक्टली कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इस पॉइंट को ऐड करेंगे, ठीक है,
ये स्ट्रेट लाइन होगा एक्चुअली। देखो हम तो फ्री हैंड से कर रहे हैं तो थोड़ा मेरा स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, ये एक, पहला बात है देखो, ये है एक परफेक्ट कोरिलेशन। देखो ये क्या है, ये है परफेक्ट कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कोरिलेशन जब हम लोग स्कैटर डायग्राम में पढ़े थे तब मैंने बोला था कि अगर हमें एग्जैक्ट पॉइंट से एग्जैक्ट हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, ठीक है, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। देखो मुझे यहाँ पर है कि नहीं, इस पीडीएफ में वो ड्रॉ नहीं, इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैंने करके दिखाया था। ये पीडीएफ यहाँ पर अभी ओपन नहीं है, हम एक काम करते हैं, उसको एक बार ओपन कर ही लेते हैं ताकि तुम लोग को समझा सके सही तरीके से। 2 सेकंड में ओपन कर लेते, 1 मिनट। अरे ये गलत वाला ओपन कर लिया मैंने। देखते हैं, मिल जाता है तो ओपन करेंगे, नहीं तो छोड़ो, तुम लोग को याद तो होगा। हाँ ये देखो, ठीक है, ये देखो, इससे क्या होगा ना, तुम लोगों को याद आ जाएगा कि एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा आगे, देखो, देखो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन। ये देखो परफेक्ट कोरिलेशन क्या था, ये देखो परफेक्ट पॉजिटिव था, परफेक्ट नेगेटिव था, ठीक है। पॉजिटिव कब हुआ था, जब दोनों वेरिएबल मतलब एक्स भी इंक्रीजिंग था, वाई भी इंक्रीजिंग था, ठीक है, तब ये हो जाएगा। परफेक्ट है और परफेक्ट पॉजिटिव है, और ये देखो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, तो इससे भी हमारा लाइन बना था, लेकिन ये परफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, परफेक्ट कोरिलेशन दिखाया, ठीक है। ये परफेक्ट कोरिलेशन बन गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट को ऐड करके एक स्ट्रेट लाइन बनाया, और स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये होता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। ये एक्चुअली मैथ्स का एक टॉपिक होता है जो तुम लोग का है नहीं किसी का भी, ठीक है। तो ये एक्चुअली 11 12 में जिनका मैथ रहता है उनको पता होगा। और वैसे जब तुम लोग इक्वेशन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्म है, ठीक है। ये हो गया लीनियर, स्ट्रेट लाइन को लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हो गया, ये देखो लीनियर इक्वेशन। जैसे ये भी मैंने एक लीनियर इक्वेशन दिखाया था, कैसे, ये कैसे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, 2y इक्वल टू 3 - x, ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, 2 दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसको हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, 3/2 प्लस माइनस ऑफ x/2, ठीक है। या फिर ऐसे, ये देखो ऐसे कर सकते हैं, प्लस दे दिया यहाँ पर माइनस हाफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू, ये देखो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फॉर्मेट हो गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब यही है जहां पर x का पावर 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर x का पावर 1 है। अगर मान लो ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3, तो ये होता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि x का पावर 2 है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब बात ये है कि अगर हमें एक इक्वेशन दिया जाए, देखो अच्छे से समझो, अगर हमें एक इक्वेशन दिया जाए तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन।
ये कौन सा कंसेप्ट है, ये देखो एक इक्वेशन दिया हुआ था, इससे ये ग्राफ में प्लॉट करके हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जैसे कि देखो इसी से हम बना के दिखाते हैं, इससे भी बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, अगर हम इसको एक ग्राफ पेपर, ये मान लो मेरा ग्राफ पेपर है, यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं एक्स, ये कौन सा है, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब पुट करते हैं, देखो एक्स का वैल्यू अगर 1 होगा तो वाई का वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है। यानी ये दोनों का ये पॉइंट आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर 5 होगा, ये 1 है तो 2 3 4 5, हम एक एजम्पशन से ले रहे हैं। तो वाई का वैल्यू -1, -1 मतलब नीचे के साइड आ जाएगा, तो ये 0 यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये दोनों के गैप में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर ये दोनों के गैप में हम लोग का ये जो है यहाँ पर 5 हो रहा है। अच्छा, अब 3, अगर x का वैल्यू 3 है, 1 2 3, अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर एक पॉइंट आया, और इन दोनों के मिडिल में एक पॉइंट आ जाएगा, है ना, ये और ये यहाँ पर। तो इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। मेरा उतना अच्छा ड्रॉ हुआ नहीं है, बाकी मैंने तुम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके, इसीलिए मैंने ये ओपन करके दिखाया। देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से ही ड्रॉ करके दिखाया था। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ नहीं था तो इसीलिए मैंने ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने वैल्यूज से स्टार्ट किए थे, तो वैल्यूज तो कोई इक्वेशन से ही बनाए होंगे। तो ये देखो अगर हमारे पास एक इक्वेशन होता है तो उसको एक पॉइंट गिवन और एक पॉइंट एस्टिमेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपोजिटली देखो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन से हम लोग क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है उससे हम लोग ये देखो, अगर स्ट्रेट लाइन का वैल्यू हमारे पास गिवन होता है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मतलब अगर हम लोग देखें तो ऑपोजिटली दोनों ही हो सकता है, इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन, ठीक है। और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। ये हो गया रिग्रेशन लाइन, ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन हो गया। और ये रिग्रेशन लाइन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो इसको बोलेंगे y ऑन x। ये रिग्रेशन लाइन बन गया हम लोग का y ऑन x, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, अब ये जो साइड का मैंने और एक ड्रॉ किया है, इसका मतलब क्या है समझो, यहाँ पर मैंने और एक ड्रॉ किया है ना, इसको देखो कैसे समझेंगे। सपोज यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं, देखो ये वाला ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर हम लोगों का स्कैटर डायग्राम कुछ इस तरह से हो, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हमारा स्कैटर डायग्राम है, मतलब जो पॉइंट आया है वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं आया है, स्कैटरनेस में आया है, तो हम यहाँ पर ऐसे स्कैटरनेस से पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए, तो इसमें से हमारे लिए एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एक एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एस्टिमेटेड, ठीक है। इसके तरह परफेक्ट नहीं होगा, ये एग्जैक्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडीमेड, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडीमेड लाइन है। मतलब इसमें इसमें हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट ही बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट अवेलेबल है। लेकिन अगर इतने सारे स्कैटर पॉइंट है तो हमें एक अंदाजे का लाइन बनाना पड़ेगा, अंदाजे से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। तो मैंने एक अंदाजे का ऐसे लाइन बना दिया, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक मतलब क्या बोले, क्रिएटेड लाइन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्रिएटेड इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे रेडीमेड नहीं है, क्रिएटेड ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका एक नाम होता है, वो हम बता देंगे, स्टैटिस्टिकल नेम जो होता है, क्रिएटेड इक्वेशन या फिर जुगाड़ इक्वेशन बोल सकते हैं। मतलब कुछ नहीं होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं ना, मतलब एग्जैक्टली काम नहीं हुआ बट जुगाड़ करके काम कर लिया, वही चीज ये जुगाड़ हो गया, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये भी रिग्रेशन लाइन है, इसको भी हम लोग रिग्रेशन लाइन ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कुछ जुगाड़ करके काम कर लिया, ठीक है, एग्जैक्ट चीज नहीं है, जुगाड़ करके काम कर लिया बट काम तो हुआ ना। वैसे ये रिग्रेशन लाइन है, लेकिन ये रेडीमेड परफेक्ट रिग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स का, बट ये रिग्रेशन लाइन जो है ये परफेक्ट नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉट परफेक्ट, ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट कौन कौन से पॉइंट से जा रहा है वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये क्रिएटेड है या फिर जुगाड़ इक्वेशन है, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे ऐसे, सिंस पॉइंट्स आर नॉट in a
line there is no इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है बिल्कुल पॉइंट से नहीं गया है, तो हम लोग इस पे एग्जैक्ट इक्वेशन इससे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बना सकते हैं। अच्छा, और इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन विल एग्जिस्ट हियर एज दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ये एक्स और वाई परफेक्टली कोरिलेटेड है, इसीलिए परफेक्ट कोरिलेशन है, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसी वजह से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इक्वेशन एग्जिस्ट हियर एज दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड। और क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एस्टिमेशन भी आसान होगा। एस्टिमेशन इज इजी, एस्टिमेशन इज इजी, एस्टिमेशन इज इजी, ठीक है। अच्छा, और कैन बी, और एक पॉइंट ऐड कर लो, कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, कैन बी डायरेक्टली यूज, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए वैल्यू एस्टिमेशन करना आसान होगा, और इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरी रेडीमेड है, पूरा रेडी है, ठीक है। जैसे रेडीमेड क्लोथ होता है, उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, उसी तरह से। या फिर मान लो आजकल बहुत सारे रेडीमेड चीज आने लगे हैं, खाने फूड फूड कंटेंट में भी आने लगे हैं, ठीक है। तो उसको तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ही उसे कुक करके खा सकते हो, ठीक है। तो वो रेडीमेड हो गया ना उस तरह से। तो यहाँ पर देखो, ये वाले पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट जो है वो परफेक्ट नहीं है, सिंस पॉइंट्स आर नॉट इन ए लाइन, परफेक्टली लाइन पे नहीं है, तो यहाँ पर कोई इक्वेशन परफेक्ट इक्वेशन तो नहीं बन रहा है। सेकेंड पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, हम लोगों ने एक क्रिएटेड इक्वेशन बनाया है, तो वी हैव मेक ए क्रिएटेड इक्वेशन, ठीक है। या फिर जुगाड़ इक्वेशन, मतलब इसको अपने लैंग्वेज में लिखो ताकि पॉइंट को समझ पाओ कि क्या हो रहा है। हम लोगों ने एक जुगाड़ इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर एक गैप मिलेगा हम लोग को हर जगह पे, ठीक है, गैप मिलेगा। क्या मिलेगा, तो ये देखो पॉइंट के साथ ये जो गैप है, ये देखो पॉइंट के साथ जो ये गैप है, हर एक पॉइंट के साथ हमें एक गैप मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट तो हमारा छूट ही रहा है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने अंदाजे से बनाया है। तो पॉइंट के साथ लाइन का जो गैप है वो हमें मिनिमाइज करके ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जुगाड़ इक्वेशन जो हम लोग बनाएंगे, या फिर जो क्रिएटेड अपने आप से क्रिएटेड इक्वेशन जो बना रहे हैं, जो अपने आप से नहीं बन रहा है, ऑब्जर्व करके एस्टिमेट करके बना रहे हैं, ऑब्जर्व करके एस्टिमेट करके बना रहे हैं। यहाँ पर भी ऑब्जर्व हो रहा है बट परफेक्टली बन रहा है, बट यहाँ पर एक अंदाजे से बन रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे जाएगा तो हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो लाइन बना है, ठीक है, इसमें हमें हमेशा देखना चाहिए कि पॉइंट के साथ जितना गैप मिनिमाइज हो उतना एरर फ्री होगा। एरर फ्री होना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। देखो कुछ भी जुगाड़ लगाओगे, कोशिश करोगे ना, वो जुगाड़ जितना अच्छा परफेक्टली यूज कर पाओ, ठीक है। उसी तरह से ये देखो, सो दैट गैप बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस विल मिनिमाइज, ठीक है। हमें जुगाड़ इक्वेशन बनाना है, लेकिन इस तरह से बनाना है ताकि पॉइंट जो है और जो लाइन है उसके अंदर गैप जितना मिनिमम हो उतना अच्छा, ठीक है। और इस इक्वेशन को स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इस इक्वेशन को जैसे क्रिएटेड, मैंने बोला ना क्रिएटेड या जुगाड़ इक्वेशन, ये तो मैंने ऐसे ही लैंग्वेज यूज कर लिया। एक्चुअली इसको बोला जाता है टेंटेटिव इक्वेशन, इसी में लिख रहे हैं, ठीक है। इट इज ए टेंटेटिव इक्वेशन, इसका नाम है टेंटेटिव, ठीक है, टेंटेटिव इक्वेशन बोलते हैं इसे, टेंटेटिव इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज याद रखो, इससे एमसीक्यू आता है, टेंटेटिव इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस आ जाता है ना, जो गैप हमें कम करना है, इसका एक नाम होता है, वो बहुत बार आता है एमसीक्यू में, तो इसका नाम अच्छे से याद रखो, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज इज कॉल्ड रेसिड्यू, रेसिड्यू, RESIDUE, रेसिड्यू और एरर, ठीक है। रेसिड्यू या एरर बोलते हैं, ये जो गैप गैप है ना,
ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू या एरर। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब जैसे देख रहे हैं और जो एस्टिमेट कर रहे हैं उस हिसाब से जो लाइन ड्रॉ किया, इसके वजह से जो गैप क्रिएट हुआ पॉइंट के साथ उस लाइन का, जो कि जितना मिनिमम हो उतना अच्छा, क्योंकि वो एक एरर दिखाता है, ठीक है। और इस गैप का नाम है रेसिड्यू या फिर एरर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक हम लोग बोल सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड रेसिड्यू और एरर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया कि लाइन कैसे हो सकता है। तो दोनों ही रिग्रेशन लाइन है, लेकिन एक परफेक्ट है, एक परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट है उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन का बनाया है, ठीक है, या फिर लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। परफेक्ट कोरिलेशन से बना हुआ है, ये नॉट परफेक्ट कोरिलेशन है क्योंकि स्कैटर्ड है, इसको टेंटेटिव इक्वेशन बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में। और बाकी तो मैंने बोला क्रिएटेड, रेडीमेड नहीं है, ठीक है, ये क्रिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो गैप होगा, क्योंकि हम लोग इसको ऑब्जर्व करके एस्टिमेट करके ड्रॉ कर रहे हैं, परफेक्टली नहीं कर पा रहे, तो जो गैप आता है लाइन और आसपास के पॉइंट में, वो जितना मिनिमाइज हो उतना अच्छा। और जितना भी गैप आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेसिड्यू या फिर एरर बोलेंगे, ठीक है। और ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, ये रेडीमेड होता है इसी वजह से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लाइन का फॉर्मूला जो है, मतलब फॉर्मेट जो है वो पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, एस्टिमेशन of y when it is depend on x, ठीक है। y का वैल्यू कैसे एस्टिमेट करेंगे अगर वो x पे डिपेंड है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर होगा y माइनस वाई बार, ठीक है। बार मतलब एवरेज, एवरेज यानी मीन, और यहाँ पर ऐसे बी वाई एक्स लिखो, ये फॉर्मूला है, हम समझाते हैं, याद हो जाएगा, कैसे करके याद करना है हम समझाते हैं। अगर हम लोग y का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा y रखो, ठीक है। अगर हम लोग y का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं तो लेफ्ट, जैसे देखो अगर तुम लोग को दिया हुआ है x प्लस टू इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है 3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो तुम लोग अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो नॉर्मली रूल्स क्या होता है, हम लोग इधर ही x लिखते हैं ना। या फिर देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो हम भी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली रूल्स क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना चाहिए जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए देखो इस तरह से तुम लोग फॉर्मूले को याद कर सकते हो कि अगर हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो y हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। देखो तुम लोग के कॉपी के हिसाब से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग y का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा, गिवन होगा, नॉर्मल बात है। अगर हम लोग y का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं तो y तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, x का वैल्यू गिवन होगा, x बार भी मिल जाएगा। अगर x गिवन होगा तो x बार भी मिल जाएगा। x बार कैसे होगा, सिग्मा या समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी कि एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन है ये, एरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं, एरिथमेटिक मीन ऑफ क्या हो जाएगा x, एरिथमेटिक मीन ऑफ x मतलब एवरेज ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे y बार, ठीक है। y बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा ऑफ y बाई n, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिथमेटिक मीन ऑफ y, ठीक है, एरिथमेटिक मीन ऑफ y। और y का क्या लिखेंगे, वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट करना है, y का वैल्यू हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मतलब बता दिया, y बार, बी वाई एक्स बताते हैं, चलो बी वाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स को बोलेंगे रिग्रेशन, क्योंकि ये रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट बताते, ये भी समझाते क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये है y ऑन x लिखा है, ये देखो y ऑन x। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिखा था, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा था ना, ये देखो x प्लस टू वाई, ये वाला इक्वेशन देखो, x प्लस टू वाई, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से है वही कोफिशिएंट होता है, तो y का कोफिशिएंट 2 है। वैसे ही यहाँ पर जो रिग्रेशन लाइन बना है वहां पर, ये कौन सा रिग्रेशन लाइन बना है, y ऑन x, y डिपेंड ऑन x, तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, b, y डिपेंड्स ऑन x, y x का मतलब b, y डिपेंड्स ऑन x, b मतलब ये देखो ये वाला y इक्वल टू a
प्लस बी एक्स, उसी फॉर्मेट में लगभग है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो बी एक्स होता है ना वही वाला, बी एक्स एक वेरिएबल तो नहीं, एक्स नहीं है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स है, तो वाई एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं। कंसेप्ट समझ में आएगा तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ, सेम इसी तरीके से हम लोग एक्स के लिए लिखेंगे, तो लिखो एस्टिमेशन ऑफ x when it is depend on y, ठीक है। अगर हम लोग x का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब जो है ये डिपेंड करेगा y के ऊपर। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि x फाइंड आउट करेंगे तो x हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सेम फॉर्मूला है, देखो इसीलिए हम यहाँ पर दिखाते हुए कर रहे हैं। ये देखो इधर y माइनस वाई बार था, इधर लिखोगे x माइनस एक्स बार। अगर इधर x माइनस एक्स बार आ जाएगा तो इधर आ गया y माइनस वाई बार, ठीक है। अब हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, b से डिनोट होता है, लेकिन ये कौन सा इक्वेशन था, ये था y ऑन x, इसीलिए y x हुआ, ये है x ऑन y, इसीलिए x y होगा, ठीक है, इसीलिए ये x y होगा। देखो मैंने समझा दिया कैसे करके याद करना है। और ये जो लाइन बन रहा है ना, ये जो इक्वेशन का लाइन बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ठीक है, ये मैंने लिखवाना भूल गया था ये वाला। और यहाँ पर ये बन गया रिग्रेशन लाइन x ऑन y, ठीक है, रिग्रेशन लाइन x ऑन y हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर x मैम का वैल्यू के, है बोलो, ওই है बोलो कौन, রিগ্রেশন অফ লাইন কোনটা, এক্স বারটা? পুরোটাই, এইটা পুরো পুরোটাই লাইন, পুরোটাই, একদম। ও বুঝতে পেরেছি। এই পুরোটাই তোমার হচ্ছে ইকুয়েশনের লাইন। ওকে। হুম, अच्छा, देखो अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या करना है, x का वैल्यू हमें एस्टिमेट करना है, तो वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड, ठीक है। अगर हम लोग समझ के करेंगे तो ये मतलब तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, अभी मेरे बोर्ड में नहीं देख के भी तुम लोग खुद भी चाहो तो लिख सकते हो। x बार का मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ x, और ये कैसे फाइंड आउट होगा, सिग्मा x या समेशन x डिवाइडेड बाय n करके। y बार का मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ y, और ये कैसे होगा, सिग्मा ऑफ y या समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n करके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई, तो b क्या है, b है हम लोगों का रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन लाइन का कोफिशिएंट, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, क्योंकि x डिपेंड्स ऑन y है ये वाला, ठीक है। और y क्या होगा, y का वैल्यू यहाँ पर लिख देते ऊपर, ठीक है, सिर्फ y का क्या होगा, गिवन होगा। तभी तो हम लोग एस्टिमेट किसको कर रहे हैं, x को कर रहे हैं, तो y का वैल्यू गिवन होना चाहिए, y का वैल्यू गिवन होगा तो हम लोग x को एस्टिमेट कर पाएंगे। उसके लिए x बार कैलकुलेट कर सकते हैं, y बार कैलकुलेट कर सकते हैं, और बी एक्स वाई का मतलब भी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब और भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग को पता करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए लिखेंगे, तो लिखो, देखो ये देखो, बी वाई एक्स, इसको हम लोग और एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी एक्स वाई को भी और एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। बी वाई एक्स या बी एक्स वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है, आर ऑफ एक्स वाई, दोनों जगह पे देखो सिमिलरली हो रहा है, ऐसे इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग याद रख पाओ। आर मतलब क्या हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्मॉल आर एक्स वाई का मतलब कार्ल पियर्सन वाला, कार्ल पियर्सन का आर एक्स वाई से ही डिनोट होता था, याद करो कार्ल पियर्सन वाला, तो ये हो गया, इनटू यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि ये था y ऑन x, तो पहले y फिर नीचे x आ गया। अब ये है x ऑन y, तो ये याद रखने का तरीका, ये हम कुछ रूल्स नहीं बता रहे, याद रखने का तरीका, बी वाई एक्स का मतलब जो ये है, इतना बड़ा चीज को याद कैसे रखोगे, तो ये देखो दोनों में ही आर एक्स वाई आर एक्स वाई होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो y डिपेंड्स ऑन x है उसके ऊपर पहले y जाएगा नीचे x आ जाएगा, जो x डिपेंड्स ऑन y है तो x यहाँ पर आ जाएगा और y यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से तुम लोग याद रख सकते हो। और इसका और एक फॉर्मूला भी होता है, क्या हो जाएगा, ये देखो, ये भी किया हुआ ही है, नया कुछ नहीं है,
कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, समझाते हैं। और यहां पर हो गया कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, कॉव एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इन दोनों में इंडिपेंडेंट कौन था, वाई था कि एक्स था, ये था वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो इसमें एक्स इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई मतलब कॉब एक्स कॉमा वाई, ये कोरिलेशन से है कॉब एक्स कॉमा वाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आर यूज हो रहा है ना, इसीलिए फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के बाद ये जिस्ट आया। अब इतना डिटेल्स तो मुझे दिखाने का जरूरत नहीं, तुम लोग को भी जरूरत नहीं, लेकिन इतना रिलेट तो कर पा रहे हो ना, क्यों कॉब आया, क्योंकि आर है, और आर में हम लोग कॉब से ही कैलकुलेट किए थे, इसीलिए यहाँ पर जिस्ट करने के बाद कॉब आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, इसके अलावा ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। तो ये हो गया कॉब एक्स कॉमा वाई, और नीचे होता है वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये दोनों में इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई वाला है ये कोफिशिएंट, तो एक्स डिपेंडेंट है तो वाई इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। और वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो एक के साथ एक रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूले को प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के साथ साथ तो याद हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है, तब समझ में आएगा कैसे करके हम लोग रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है फाइंड द रिग्रेशन टू रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब टू जैसे ही बोल दिया तब एक्स ऑन वाई भी बोल रहा है कैलकुलेट करो, और वाई ऑन एक्स भी बोल रहा है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है एक वाई है, तो हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। कैसे, देखो अभी अभी तो देखा ना तुम लोगों ने, देखो दो इक्वेशन ही बना, ये देखो दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन जो बनाए थे, ये देखो ये एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम लोग दो ही रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं। तो ये देखो एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पर बोला है हेंस एस्टिमेट y when x is 13 and estimate also x when y is 15। तो क्योंकि देखो हम लोग को एक बार वैल्यू दे दिया है x का और y कैलकुलेट करने बोला है, इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x, जिसको हम लोग y ऑन x लिखेंगे। फिर देखो बोल रहा है एस्टिमेट ऑल्सो एक्स व्हेन y इज 15, तो y गिवन है, ठीक है, तो x डिपेंड्स ऑन y। तो ये दोनों इक्वेशन ही हम लोग को कैलकुलेट करना है, लेकिन इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग कैसे कैलकुलेट करके कर सकते हैं, देखो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, x और y, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, देखो x का वैल्यू है 2 4 5 5 8 10, 2 4 5 5 8 10, 2 4 5 5 8 10, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है डायरेक्टली, हमारा तो एमसीक्यू होगा, लेकिन एक बार सीख लो कि रिग्रेशन लाइन क्या होता है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या सीखे हम लोग। तो यहाँ पर आ जा रहा है 6 7 9 10 12 12, 6 7 9 10 12 12, चेक कर लेते हैं एक बार, 6 7 9 10 12 12, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है, तो ये पेज हम एक बार रखते हैं। देखो अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें करना है
एक्स ऑन वाई एक बार करना है और हमें एक बार करना है वाई ऑन एक्स, ये दो चीज हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारा रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करना है। तो रिग्रेशन लाइन क्या होता है, अगर एक्स डिपेंड्स ऑन वाई है, ठीक है, अगर एक्स डिपेंड्स ऑन वाई है यानी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा वाई के ऊपर डिपेंड करके, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स हो जाएगा, तो इधर एक्स माइनस एक्स बार, तो इधर हो जाएगा वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इस तरह से याद रखो, जैसे हम लिख के समझा रहे, तुम लोग भी अगर वैसे ही लिख के याद करोगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। और कोफिशिएंट होता है बी, तो बी लिखेंगे, एक्स ऑन वाई था तो यहाँ पर एक्स वाई लिखोगे, ठीक है, एक्स ऑन वाई था। अब वाई ऑन एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमारा इक्वेशन जो होगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वाई होना चाहिए, तो इधर वाई माइनस वाई बार, इधर एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा। एक जगह फाइंड आउट कर लोगे तो ऑपोजिट वैसे ही पता चल जाएगा। कोफिशिएंट बी होता है, बी लिखेंगे, वाई ऑन एक्स है तो वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अब देखो हम लोगों के पास यहाँ पर एक्स ऑन वाई मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, बी एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर वाई माइनस वाई बार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब हमें एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा जो दोनों जगह पे हमें चाहिए, तो इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स बार और वाई बार। और एक्स बार वाई बार कैसे कैलकुलेट होता है, ये देखो, एक्स बार का मतलब है एक्स का एवरेज, तो सिग्मा ऑफ एक्स बाई एन, वाई बार का मतलब है समेशन ऑफ वाई बाई एन। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स करेंगे या सिग्मा ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसे, सिग्मा ऑफ एक्स बोल लो या समेशन बोल लो, बात एक ही है। दोनों का टोटल करेंगे, 4 + 2 6, 6 प्लस यहाँ पर 10 16, 16 और 8 और 10 18, 16 + 18 कितना हो जाता है, 34 आ गया। ठीक है, ये आ रहा है 34। अब 34 1 2 3 4 5 6 6 डेटा है, तो 34 डिवाइडेड बाई 6, तो देखते हैं कितना आता है, 5.66 आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इनके साथ कि हमारा सही आया कि नहीं, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, 5.667 आ रहा है, तो हम लोग भी वही लिख लेते हैं, 5.6667 ऐसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर y, सिग्मा ऑफ y का टोटल करेंगे, 6 + 7, तो ये हो जाएगा 13, 13 और ये 9 10 10 10 30 34 34 और ये 6 मतलब 40 40 और 9 49 + 7। ठीक है, 49 + 7, तो 49 + 7 हो जाएगा 56। ठीक है, ये 56 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 56/6, इसमें भी पॉइंट में ही आंसर आएगा। ये देखो 56 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जा रहा है 9.33 आ रहा है। ठीक है, ये देखो 9.33 आ रहा है, तो हम भी यहाँ पर लिख लेते हैं 9.333 ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक्स बार आ गया और वाई बार आ गया। ठीक है, एक्स बार और वाई बार आ गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स बार और वाई बार को लिख सकते हैं, तो एक्स बार को कितना लिखेंगे, हम जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कैसा आंसर दिया है, नहीं तो फिर टैली नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक्स बार इन्होंने यूज किया है, कैसे यूज किया है वो जस्ट एक बार देख लेते हैं। अच्छा, उतना ही यूज किया है जितना लिखा है, 9 पॉइंट और ये है 4 × 3 वैसे ही लिखा है। ठीक है, 4 डिजिट लेके किया है, तो हम लोग अब वैसे ही कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बार का मतलब कितना हो गया, एक्स बार का मतलब 5.6667। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5.6667। ठीक है, और यहाँ पर y माइनस वाई बार का मतलब हो जाएगा, वाई बार का मतलब हो गया 9.3333, 4 बार 3, यहाँ पर और एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स करके ले लेते हैं पॉइंट के बाद। अच्छा, यहाँ पर y का वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन में गिवन है, देखो हमें एस्टिमेट करना है, हेंस एस्टिमेट y व्हेन x इज 13, मतलब ये कौन सा है, एस्टिमेट y मतलब y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, और ये कौन सा है, x डिपेंड्स ऑन y। ठीक है, तो अगर y डिपेंड्स ऑन x हो रहा है, मतलब ये वाला y डिपेंड्स ऑन x हो रहा है, तो अब वहां पर x का वैल्यू है 13, x का वैल्यू गिवन है 13। ठीक है, और यहाँ पर y का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू कितना गिवन है, y का वैल्यू गिवन है हम लोगों का 15। ठीक है, y का वैल्यू 15 गिवन है। अब हम लोग इसको आगे बनाते हैं, देखो कैसे होगा, यहाँ पर y का वैल्यू क्या लिख देंगे 15। ठीक है, अब bxy सिर्फ कैलकुलेट करना बाकी है, बाकी यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो y ऐसे ही रहेगा, y बार कितना होगा, ये सेम यही वाला होगा 9.3333। बी वाई एक्स अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, एक्स का वैल्यू 13 गिवन है। ठीक है, एक्स का 13 के हिसाब से वाई का क्या होगा, तो एक्स का 13 लिख लेंगे और एक्स बार हो गया 5.6667। ठीक है, ये ऐसे
से बन गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अब देखो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर बी एक्स वाई लिखते हैं। बी एक्स वाई का फॉर्मूला था आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अभी अभी मैंने तुम लोग को लिख के दिखाया है, यहाँ पर देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये भी एक फॉर्मूला है और ये वाला भी है, ठीक है, कोई भी एक हमें यूज करना चाहिए। या तो ये वाला कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरियंस ऑफ, कौन सा वेरिएबल होता है, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x डिपेंड्स ऑन y, तो वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, इससे हमारा जल्दी हो जाएगा। इससे भी होगा, इस दोनों से ही हो सकता है, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले तुम लोगों ने कॉव का फॉर्मूला सीखा था, तो कॉव का फॉर्मूला देखो क्या था, यहाँ पर हम दिखाते हैं कॉव का फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये वाला पीडीएफ भी ओपन किया। ये देखो कॉफ का फॉर्मूला ये आया था कैलकुलेट होके। ओवरऑल कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये दिखा देते हैं। देखो ये ऑलरेडी है, ये नया कुछ नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि ये नया सीख रहे हैं। सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा ऑफ एक्स बाई एन और इंटू सिग्मा ऑफ वाई बाई एन, या फिर ये वाला लिखो कोई भी एक, ठीक है। हम ये वाला लिखते हैं जो जिस्ट है, ठीक है, ओवरऑल ये वाला लिखते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला मेरा करवाया हुआ है, तुम लोगों ने भी किया है, एक बार जस्ट तुम लोग भी कॉपी में देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉव एक्स के एक्स वाई के लिए यूज करें ये वाला फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। देखो मैंने ये एकदम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। और ये हो गया कॉफ का फॉर्मूला। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा वो भी मैंने लिखवाया था, ये देखो मैंने समझाने के लिए वेरिएंस का भी फॉर्मूला लिखवाया था, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये देखो वेरिएंस का फॉर्मूला मतलब ये वाला, ये है स्क्वायर हो जाता है एसडी पे तो वो वेरिएंस हो जाता है। वेरिएंस का फॉर्मूला इस तरह से होगा, ये देखो ये जैसे एक्स वाला है, ठीक है, ये वाला वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, ये वाला यूज करेंगे। ये देखो ये वाला वेरिएंस का फॉर्मूला, इसको यूज कर सकते हैं, इसी को यूज करेंगे। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद करो, हो जाएगा। अब हमारे पास देखो एक्स बार और वाई बार तो है, एक्स बार और वाई बार हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग को क्या चाहिए, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स इंटू वाई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले का डिमांड है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो। तो 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 9 45, 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 8 96, ये हो गया 120। अब इसको करेंगे टोटल, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है कि हमें इसका टोटल चाहिए, तो टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल देखो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 28 40, 40 और 50 90, 90 और यहाँ पर हो गया 45, 90 और 45 प्लस 96, 90 45 प्लस 96 प्लस प्लस आ रहा है यहाँ पर 120, ठीक है, प्लस 120, तो ये आ जाता है 351, 351 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 351, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसको भी काउंट करोगे, नहीं, ये बाईवेरिएट है, साइमल्टेनियसली लेके कर रहे, कितने बार है वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये 6 हो गया। एक्स बार वाई बार ऑलरेडी हमारा कैलकुलेटेड है, 5.667 9.333, ये देखो 5.6667 और 9.3333, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब 6 है, और वाई स्क्वायर का हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर का कैलकुलेशन करना है, तो वाई स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 49 81 100 और ये 144 हो जाएगा और ये भी 144 हो जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना होगा, 36 49 81, 36 49 81 प्लस 100, ये हो गया 388, ठीक है, प्लस 388,
554, 554, ठीक है, 554 यहाँ पर लिख लेते हैं 554, 554, ठीक है, माइनस। अब ये वाला कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी कैलकुलेट है। सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 9.333, ठीक है, 9.3333 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 351 डिवाइडेड बाय 6, पहला कैलकुलेशन 351 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाता है 58.5, ठीक है, 58.5 माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5.6667, 5.6667 इंटू 9.4 टाइम्स 3, 9.1234, ठीक है, ये हो गया 52.88, 52.88, 88 हम 4 टाइम्स ले ले रहे हैं, मतलब 4 डिजिट्स ले ले रहे हैं, 52.8890, 52.8890, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है 554 डिवाइडेड बाई 6, लिखते हैं 554 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 92.33 करके 4 टाइम्स ले लेते हैं, 92.33, 92.3333 माइनस 9.3, 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9.1234 इंटू इक्वल टू 87.1105, ठीक है, पीछे 8 है, 87.1105, 87.1105, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कितना होगा, ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 58.5, अच्छा ये लिखा हुआ इसको पहले माइनस कर लेते हैं, नहीं यही वाला कर लेते, 58.5, 58.5 माइनस 52.8890, माइनस 52.8890, यही वाला पहले कर लेते हैं, 5.611, ठीक है, 5.611 इतना आ रहा है, 5.611, अच्छा ये 92.4 टाइम्स 3, अच्छा 92.4 टाइम्स 3, अच्छा माइनस 87.1105, माइनस 87.1105, देखते हैं कितना आता है, 5.22283, 5.22283, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 5.661, 5.661 डिवाइडेड बाय 5.22283, तो ये आ रहा है 1.0838, 1.0839 कर देते हैं, 1.0839, 1.0839, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, तो ये बी एक्स वाई का आंसर आ गया, बी एक्स वाई, अच्छा तो बी एक्स वाई लिख लेते हैं यहाँ पर 1.0839, 0839, अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन चेक कर लेते हैं हम लोग का सही हुआ है कि नहीं, 5.6667, अब इसके साथ 15 मल्टीप्लाई, अच्छा ये माइनस कर लेते हैं, 1.0839 इंटू, ये कैलकुलेटर पे हम करते हैं, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है, इस पे कर लेते हैं, 15 माइनस 9.1234, 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर इंटू हो रहा है 5.6667, अब इस पे यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, अच्छा ये हो जाएगा 5.6667 इंटू, इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1.0839, 1.0839 इंटू 1.0839, ठीक है, तो 6.1421, 6.1421, अच्छा 6.1421, ठीक है, x माइनस 5.6667, तो x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, हमारा टारगेट ही तो वही था कि y अगर 15 होगा तो x कितना होगा, तो 6.1421 प्लस 5.6667 ये ऐड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा, जितना लिखा हुआ है कितना है, 6.1421 और 5.6667, अच्छा 5.6667 प्लस 6.1421, 6.1421, अच्छा 11.80, तो 11.80 लिख लेते हैं, 11.80 चेक करते हैं x का वैल्यू सही आया है कि नहीं, ठीक है, चेक करके देखते हैं, थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट की वजह से हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है x का वैल्यू,
ये देखो x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया है 11.75, ठीक है, x का वैल्यू 11.75, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से हुआ है, कहीं 4 डिजिट कहीं 3 डिजिट, कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी हम लोगों का 11 आया है, सही है, ठीक है। 7.75 और 0.80 जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, ठीक है, और कुछ रीजन नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, बी वाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग बी वाई एक्स कैलकुलेट करते हैं सिमिलर तरीके से। अब पहला एक कैलकुलेट हो गया है तो इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखो बी वाई एक्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा, कॉब एक्स वाई का मतलब सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार और वाई बार, एक्स बार और वाई बार, ठीक है, और नीचे हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ऊपर का वैल्यू यहाँ पर सेम फॉर्मूला है तो ऊपर यही वाला आएगा 5.611, हम लोग सिर्फ नीचे का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 5.611। मैंने बोला ना एक कैलकुलेट हो जाएगा तो एक बहुत ही जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सिग्मा एक्स और एक्स बाई एन ये हमें पता है, ये कितना है 5.6667, ठीक है, 5.6667 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पर n है 6, हम लोग एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे जो कैलकुलेट नहीं हुआ है अभी तक, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करके उसका टोटल भी करेंगे। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, 16, 25, 25, 64, 100, ठीक है, तो 25, 25, 50, 50 और यहाँ पर 16 और 4 10 20 हो जाएगा, 50 और 20 70, 70, 170 प्लस 64, 170 प्लस 64, तो ये वैल्यू आ जाता है 234, ठीक है, 234 आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 234 डिवाइडेड बाई 6, तो 5.611 डिवाइडेड बाई 234 डिवाइडेड बाई 6 करने पे कितना आता है, 39 आता है, ठीक है। अच्छा ये आ गया 39, माइनस हो जाएगा, माइनस करना है 5.6667 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 5.6667 इंटू इक्वल टू 32.114, 32.1114, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कितना आएगा, 5.611 39 माइनस 39 माइनस 32.1114, ठीक है, तो ये आ गया 6.8886, 6.8886, तो 5.611 डिवाइडेड बाई 6.8886, तो ये आ रहा है 0.814, ठीक है, 0.814, 814, 0.8145, ठीक है, 45 इतना आ रहा है बी वाई एक्स, ठीक है। अब इसको यूज कर लेते 0.8145, 0.8145, ठीक है, तो y माइनस 9.3333, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 0.8145 इंटू 13 माइनस ये देख लेते कितना होता है, 13 माइनस 5.6667, ठीक है, ये आ रहा है 7.3333, कैलकुलेटर में देख सकते हो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9.3333, ये इधर भेज दिए प्लस ये जो वैल्यू आएगा तो 7.333, अच्छा ये देखो 7.3333 इंटू 0.8145 देखते हैं, इतना ही लिखा था शायद, हाँ, इंटू कर लेते हैं 5.9729, 5.97 ये 9 के बाद 7 है तो इसको हम लोग 10 कर सकते हैं, मतलब 5.9730, 5.9730। अब ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करने से y का वैल्यू मिल जाएगा, तो ऐड करते हैं 3, 3 प्लस 3 6 हो गया, 7 प्लस 3 10, 15 हो रहा है, ठीक है, चेक करते हैं 15.3063 ऐसे आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग का आंसर सही हुआ है कि नहीं, y का, तो x का तो मिल गया था, y का देख लेते हैं, y का आ रहा है यहाँ पर
कहाँ पर कैलकुलेट किया इन्होंने y का, ये तो x बार, ये फॉर्मूला इन्होंने अपने हिसाब से लगवाया है यहाँ पर। ये रहा 15.3063, ठीक है। हम लोग का कितना आया 15.3063, ये सही आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनके साथ अप्रोक्सीमेशन में इधर उधर हुआ होगा, ठीक है। तुम लोग एक बार चेक करके देख सकते हो, अगर कुछ पॉइंट कैलकुलेशन, मुझे नहीं लगता कुछ मिस्टेक है, वो पॉइंट कितना ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने, देखो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि तुम लोग को ऐसा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अलग टाइप का आएगा। जब हम लोग एमसीक्यू भी तो साथ साथ कर रहे हैं तो दिखेगा कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैंने आइडिया दे दिया कि इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसका यूज कैसे होगा, तो इसका यूज कुछ इस तरह से होगा। अब एमसीक्यू में भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये नॉर्मली 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का होता है, जबकि तुम लोग का सब 1 मार्क का होगा। इसी वजह से ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है। और अगर बाई चांस फिर भी अगर दे देता है 1 मार्क्स में, देना तो नहीं चाहिए, आता नहीं है, अगर दे देता है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का किस तरह से हम लोग इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है, वो लिख लेते हैं। देखो, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करो। व्हेन लीनियर व्हेन लीनियर रिलेशनशिप exists between two variables, that is correlation is perfect, rxy equal to -1 or +1, the linear equation so carried can be used both ways for y on x and x on y. It means regression lines are identical। समझाते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, व्हेन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इज कोरिलेशन इज परफेक्ट। मतलब अगर लीनियर रिलेशनशिप का मतलब दो वेरिएबल्स का जो हमारे पास रिलेशनशिप है, उससे अगर हमारे पास एकदम एग्जैक्ट क्या आ जाए, एग्जैक्ट अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए, दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन। या तो पॉजिटिव वाला या तो नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला था ये पॉजिटिव वाला था, ये लीनियर इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा अगर परफेक्ट रिलेशन है। तो वही बोल रहा है, देखो when linear relationship exists between two variables that is correlation is perfect। अगर correlation perfect होगा, यानी correlation का वैल्यू या तो -1 या तो +1 होगा, तभी जाके linear relationship exist होगा। the linear equation so carried, जो linear equation बनेगा can be used both ways for y on x and x on y। तो जो लीनियर इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग x on y और y on x दोनों तरीके पे ही यूज कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर जब आज स्टार्टिंग में ये वाला समझाए थे, तो यहाँ पर देखो ये क्या बना था, ये बना था y on x, ठीक है, y on x। तो हम लोग y on x भी बना सकते हैं, x on y भी बना सकते हैं। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब r का वैल्यू या तो परफेक्टली +1 है या परफेक्टली -1 है, दोनों बना सकते हैं। इट मीन्स रिग्रेशन लाइंस आर आइडेंटिकल। इसका मतलब होता है कि रिग्रेशन लाइंस जो है वो आइडेंटिकल है, एक ही जैसा है, ठीक है। तो हम लोग y on x भी बना सकते हैं, x on y भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट गया। तो इससे एमसीक्यूज आता है, जब एमसीक्यू आएगा तब समझ पाओगे कि इसका मतलब यूज कैसे करोगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा एक इस पे मैथमेटिकल भी होता है, वो भी बता देंगे, ठीक है। अभी लिख लेते हैं जो भी हम लोगों को थोड़ा सा लिखना है, और भी दो एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, व्हेन नो लीनियर रिलेशनशिप
एग्जिस्ट, अगर कोई लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब जो स्कैटर्ड डायग्राम वाला था, बिटवीन, जहां पर हम लोगों ने टेंटेटिव इक्वेशन बनाया था बिटवीन टू वेरिएबल्स, in that case we need to estimate the regression line with the help of least, LEST है, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये देखो, ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज एनालिसिस बोल के एक एनालिसिस होता है, जो कि तुम लोग के सिलेबस में तो अभी है नहीं। टाइम सीरीज एनालिसिस बीकॉम में तुम लोग को मिल जाएगा आगे जाके, ठीक है। और टाइम सीरीज एनालिसिस में तुम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड वहां पर तुम लोग को करने को मिलेगा, यहाँ पर है नहीं, तो उतना डिटेल्स तो हम बोलेंगे नहीं, बेकार, मतलब फायदा है नहीं अभी, एटलीस्ट अभी के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइन क्या बोल रहा है, अगर हमारा परफेक्ट कोरिलेशन नहीं बनता है, ठीक है, तो हम लोग एक टेंटेटिव इक्वेशन बनाते हैं, मतलब एस्टिमेटेड करके, ऑब्जर्व करके हम लोग एक रिग्रेशन लाइन ही बनाते हैं, लेकिन वो एस्टिमेटेड होता है, इसीलिए उसे टेंटेटिव इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन हम लोग बनाते हैं ना, इसके लिए जो मेथड फॉलो करते हैं, एक मेथड होता है, उस मेथड का ही नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाने का अलग अलग मेथड होता है, जिसमें ये एक मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये तब यूज होता है जब हम लोग परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे बिकॉज ऑफ द स्कैटरनेस ऑफ द डायग्राम, ठीक है। तब हम लोग जो मेथड को यूज करके वो जुगाड़ इक्वेशन बनाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव इक्वेशन, वो होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में पूछता है कि बताओ मेथड का नाम क्या है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन नहीं बनने पे इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये पॉइंट तुम लोग को इस वजह से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टू, टू लिखो, टू डिराइव रिग्रेशन line of y on x, the minimization of distance in scatter diagram is to be done, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अगर हम लोग रिग्रेशन लाइन बना रहे हैं y ऑन x, जैसे ये वाला देखो मैंने y ऑन x ही बनाया था, ये वाला, ठीक है। ये जैसे y ऑन x है, ये भी y ऑन x है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये भी y ऑन x है। जब हम लोग y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करके बनाएंगे, तब हमें ये देखना है कि जो डिस्टेंस है, द मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम इज टू बी डन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा, मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्टेंस वर्टिकल तो लिखा ही नहीं मैंने, द मिनिमाइजेशन ऑफ, यहाँ पर लिखो, एक एक लाइन ऐड होगा, एक पॉइंट ऐड होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम इज टू बी डन। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हम लोगों ने गैप का देखा था ना, ये देखो जो हम लोगों ने गैप देखा था, ये गैप जितना कम हो उतना अच्छा है। तो जब हम लोग y ऑन x बनाएंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस हमें कम करना है, और जब हम लोग x ऑन y बनाएंगे तो हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कम करके देखना पड़ेगा, क्योंकि x ऑन y ऐसे बनेगा, ठीक है। तो उस केस में हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस हमें कम जितना हो उतना अच्छा है, और यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, लेकिन कौन से इक्वेशन टाइम पे क्या हमें मिनिमाइज करना है वो देख रहे हैं, ठीक है। और इसका हमें एमसीक्यू पूछता है, तो टू डिराइव रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, the minimization of horizontal distance in scatter diagram
इज टू बी डन। ठीक है, तो हमें हॉरिजॉन्टल जो है डिस्टेंस उसको कम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये सारे पॉइंट, लेकिन थ्योरी मतलब थ्योरी इन द सेंस ये सारे पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखवा दिया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन एंड कोफिशिएंट। चेंज ऑफ ओरिजिन, क्या ओरिजिन चेंज से इम्पैक्ट होगा कि नहीं ये लिखना है। और चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, स्केल चेंज का मतलब है कुछ प्लस या सॉरी स्केल चेंज का मतलब है कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, और ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस या माइनस करना। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन जो है ये ओरिजिन चेंज से कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट remain unchanged। ठीक है, अनचेंज रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर हो जाएगा इफ ओरिजिनल पेयर्स, ओरिजिनल पेयर्स मतलब एक्स और वाई वेरिएबल का पेयर इज एक्स कॉमा वाई एंड मॉडिफाइड पेयर्स यू कॉमा वी। ठीक है, मतलब स्केल चेंज होने पे हमारा यू वी आ सकता है। ठीक है, ये समझा देंगे कैसे होगा। अगर ओरिजिनल पेयर एक्स वाई है और मॉडिफाइड पेयर यू और वी है तो यू का मतलब हो जाता है ऐसे एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, और वी का मतलब हो जाएगा वाई माइनस एन डिवाइडेड बाई क्यू। देन बी यू भी, जैसे बी एक्स वाई बी वाई एक्स होता है वैसे ही यू मतलब यहाँ पर यू मतलब एक्स के तरह ट्रीट होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर बी वी यू को हम लोग बोलेंगे बी वाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा पी, यहाँ पर जाएगा क्यू, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्यू, यहाँ पर जाएगा पी। ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन ये कैसे इम्पैक्टफुल होगा ये हम लोग एक क्वेश्चन के साथ ही समझ पाएंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन ये वाला प्रॉपर्टी समझेंगे। अभी लिख लो, नेक्स्ट दिन ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेंगे। ये वाला एक बार मैंने लिखवा दिया, और एक प्रॉपर्टी वो लिखवा देते ताकि प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग ये देखो, ये तो मैंने समझा ही दिया जो येलो कलर से लिखा है .1, ठीक है, .2, .3, .4, ये सारा ही मैंने समझा दिया। ये वाला हम लोग समझ लेंगे एक क्वेश्चन के साथ, और इस पे क्वेश्चन आता भी है। और लास्ट एक प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अगर दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करता है, ये देखो दो रिग्रेशन लाइन मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने का मतलब ऐसे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, टू रिग्रेशन इफ नॉट आइडेंटिकल विल intersect at point एक्स बार कॉमा वाई बार। ये वाला पॉइंट हम समझा देते, बोल रहे हैं कि दो रिग्रेशन लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एक ही नहीं है, ठीक है, एक तरह का दो रिग्रेशन लाइन अगर नहीं है, दो अगर अलग अलग है, मतलब ये देखो अलग होगा तभी ना इंटरसेक्ट करेगा। अगर मान लो एक ऐसे अपवर्ड है दूसरा भी अपवर्ड है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एक ऐसा है तो एक ऐसा है। अगर आइडेंटिकल नहीं है, टू रिग्रेशन लाइन इफ नॉट आइडेंटिकल विल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इंटरसेक्ट का जो पॉइंट होगा जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका एवरेज पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब एवरेज पॉइंट का मतलब अगर हम लोग उस इक्वेशन से एवरेज कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई का, तो जो एवरेज का वैल्यू होगा वही इंटरसेक्शन का वैल्यू होगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम यहाँ से समझा देते हैं। देखो
देखते हैं, अगर मिल जाता है तो समझा देते हैं। ये देखो यहाँ पर बता रखा है ना, वेयर एक्स एंड वाई वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार में इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, वैसे डायरेक्टली कुछ नहीं दिया हुआ है, ये देखो फॉर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिग्रेशन इक्वेशन, ये देखो दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स वाई, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसमें से वाई ऑन एक्स, ये करके देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ये तो लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है। ये अगर दो इक्वेशन आइडेंटिकल नहीं है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करने पे जो पॉइंट आएगा, जैसे ये पॉइंट ऐड कर करके ये इक्वेशन बना, पॉइंट ऐड कर करके ये इक्वेशन बना। जैसे देखो ये दो इक्वेशन, अगर ये दो इक्वेशन अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स और वाई का एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, एक्स और वाई का एवरेज वैल्यू होगा। नेक्स्ट दिन जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला भी देख लेंगे। ठीक है, वैसे इस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, प्रूव करके देख सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बता देंगे कैसे होगा, ये वाला पॉइंट और ये दोनों पे न्यूमेरिकल आएगा। बाकी यहाँ तक हमारा मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट है। यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ ये एक बार चेक करेंगे। जैसे ये वाला तो मैंने जरा सा भी नहीं बताया, ये हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये वाला जो है, अभी इतना ही समझो कि इंटरसेक्ट जो हो जिस पॉइंट पे होता है वो एवरेज पॉइंट है। ठीक है, और इसका कैसे प्रूव होगा वो हम लोग कोई क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट दिन देख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।